हेलो गाइस, मैं हूँ शिवम और मेरा नाम है अनंत। एंड दिस इज द मानसरोवर पॉडकास्ट। हाय शिवम। हेलो अनंत, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो यार? बढ़िया बढ़िया। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। शिवम, तुम कुछ बताना चाहोगे उनके बारे में? हाँ, तो आज हम पहली बार एक तो कोई गेस्ट आया है हमारी पॉडकास्ट पे, तो दिस इज लैंडमार्क हमारे लिए। और हम उनके बारे में बताना चाहेंगे। अनुराग माइनस वर्मा, जो कि काफ़ी आजकल बहुत यूट्यूब पे छाए हुए हैं, फेसबुक पे भी छाए हुए हैं, अपने ट्रैवलॉग्स, कमेंट्री वीडियोस और काफ़ी कॉमेडी वीडियोस वॉइस ओवर के साथ बनाते हैं। अनुराग के बारे में मैं इतना बता सकता हूँ कि मैं अनुराग के साथ साल भर एफटीआई में पढ़ा हूँ। अनुराग वहाँ पे एडिटिंग पढ़ते थे और मैं डायरेक्शन पढ़ता था, और हमने साथ में काम भी किया था वहाँ पे, हमारी मूवी बनाई थी। वेलकम अनुराग। वेलकम अनुराग थैंक यू, ऑन मानसरोवर पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ये सबसे पहले एक सवाल, हुँ, ये जो मेरे दिमाग में भी, भैया के दिमाग में भी है। हुँ। अनुराग माइनस वर्मा में माइनस क्या है? मैं 10th एक्चुअली मैं बड़ा वो था क काफ़ी कन्फ्यूज़्ड किड था बचपन में। इंट्रोवर्ट और मुझे बिल्कुल भी मेरा दिमाग ही नहीं था मेरे अंदर। 10th क्लास में मुझे फॉर्म भरना था, अपने बोर्ड एग्ज़ाम का। तो मैं ओके। अचानक अपना सरनेम भूल गया। मैं बहुत नर्वस बहुत होते हैं ना राजस्थान में बोर्ड एग्ज़ाम मतलब सब बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मोदी 2014 का इलेक्शन लड़ने जा रहा है और मोदी डंप हो गए इस समय। तो वैसी हालत हो रही थी। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इस पे क्या लिखें। तो मुझे याद आया कोई वर्मा है तो वीईआरए में या वीएआरए में, ये नहीं समझ आ रहा था। तो टीचर मेरे को भाव नहीं देते थे ज़्यादा। तो मैंने कहा अभी किससे पूछूँ मैं, और वो लास्ट डे था। तो मैंने पापा को फ़ोन लगाया, मैंने कहा पापा मेरा सरनेम वीईआरए में या वीएआरए में? पापा ने कहा बकवास मत कर, मीटिंग में बैठा हूँ, क्या वीईआरए में वीएआरए में? मैंने कहा ठीक है अभी क्या करूँ? तो मैंने उसमें अनुराग लिख दिया सिर्फ। अच्छा। कोई सरनेम नहीं लिखा उसपे, तो तब से मेरा तो नाम अनुराग पड़ गया। अच्छा, तो तो उस 10th अभी का मेरा जो ऑफ़िशियल जो मार्कशीट है। नाम है वो अनुराग है, जिसमें पासपोर्ट पे या फिर आधार कार्ड पे हर जगह अनुराग ही नाम है, कोई सरनेम मतलब नहीं है, सरनेम, देयर इज नो सरनेम, सरनेम नहीं है। खाली छोड़ देता है। हाँ, सिर्फ़ अनुराग ही नाम, उससे बहुत दिक्कतें आती हैं कभी-कभी। बट ठीक है, अनुराग नाम है। तो ये फ़ेसबुक पे मैं जब गया तो हम्म। फ़ेसबुक पे ज़करबर्ग बोलता है कि आपको सरनेम होना ही पड़ेगा जॉइन करने के लिए। हाँ। फिर मैंने बाकी सब सोचा जगह चलता है, पासपोर्ट हो गया, आधार हो गया, लेकिन फेसबुक के लिए जरूरी। जाति, तो फिर मैंने उस पे लिख दिया अनुराग माइनस वर्मा लिख दिया। तो बहुत ही फिर वहीं क्लासिस्ट मूव बाय फेसबुक वैसे। हाँ, तो वहाँ अनुराग माइनस वर्मा लिखा मैंने, तो फिर वो अनुराग माइनस वर्मा ही चलता रहा फिर। मुझे लगा थोड़ा वज़न भी है इसके अंदर, अनुराग तो बहुत सारे होते हैं, अनुराग माइनस वर्मा एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो इसी चक्कर में मैंने बहुत ही अनुराग माइनस वर्मा इंटरेस्टिंग कहानी ऑलरेडी तुम्हारे नाम में ही है। हाँ, आज ये बताइए कि आज हम कौन सी कहानी पढ़ने वाले हैं और किस लेखक की कहानी पढ़ने वाले हैं? मैं कृष्ण बलदेव वैद करके एक लेखक हैं, जिनकी हम्म। अभी कुछ टाइम पहले ही मृत्यु हुई थी। हम्म। तो उनकी एक कहानी एक्चुअली मैं इनका काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था, और इनकी कहानियों में वो वाला नहीं है, एक्सपेरिमेंटल लेखक हैं। तो अच्छा। नॉर्मली जैसे कहानियाँ होती हैं कि एक स्टार्ट, मिडल और एंड होता है। ये हम्म। ऐसा नहीं, इनकी कहानियों में ऐसा नहीं है। मतलब इट्स कहानी अबाउट बहुत ही बेसिक और हम्म। नॉनसेंसिकल मूवमेंट जिसको लोग नॉनसेंसिकल सोच के छोड़ देते हैं। तो इनका ध्यान इन हम्म। चीज़ों पे जाता है कि इतनी बेसिक और नॉनसेंसिकल चीज़ है, तो इसमें ये मैजिक कैसे निकालते हैं। ओके। तो और इनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं, वो काफ़ी एक्जिस्टेंशियल ऑथर और हाँ, मैंने थोड़ा पढ़ा इनके फिलोसोफर। बारे में कि ही वाज द फर्स्ट पर्सन कि जिन्होंने सैमुअल बेकेट का वेटिंग हाँ, फॉर गोदो हाँ, का पहला ट्रांसलेशन हाँ, किया हाँ, हिंदी में। हाँ, तो ये इनके बहुत बड़े फैन थे, अच्छा। सैमुअल बेकेट हम्म। के भी कामों के भी, आउटसाइडर ओके। के भी। तो बहुत रिसेंटली बढ़िया। मैं अभी इन पे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, अमित अमित दत्ता फ़िल्म मेकर हैं। हाँ तो हाँ, बहुत बड़े फिल्म उन्होंने मेकर एक है। डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो मुझे भेजी थी, तो मैं वो देख रहा था। मैं उनके साथ ही काम काम करता रहता हूँ। हम्म। तो वो जब मैंने देखी, उनकी लास्ट डेज़ पे है डॉक्यूमेंट्री, जब 4 महीने पहले, उनकी मृत्यु से 4 महीने पहले। ओके। तो उसमें मैं वो सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि अमित दत्ता इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म मेकर्स में से हैं। इनकी पिक्चरें बहुत मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन आपको मूवी पे कुछ मिल जाएंगी। और अनुराग उनके लिए, उनके साथ काम भी करता है, उनके लिए ट्रेलर्स उनके एडिट किए उनकी मूवीज़ के। तो हुँ। तो वो फ़िल्म देख रहा था, तो फिर मेरे को उनकी याद आ गई, तो आज शिवम ने पूछा कि कुछ करते हैं, तो मैंने कहा कृष्ण बलदेव जी पे कुछ कर सकते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल हुँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, तो शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। ठीक है।
लंगड़ी कुर्सी। मैं एक मुरझाए हुए लॉन में एक लंगड़ी कुर्सी पे मुचड़ा हुआ सा पड़ा बीत रहा था कि मैंने सुना, लो वह हरामी बुड्ढा फिर से वहीं आकर बैठ गया। गाली मुझे गोली की तरह लगी, लेकिन मैं चुप मार कर बैठा रहा, क्योंकि इसके जवाब में मैं जो भी कहता या करता वो गलत और खतरनाक होता। मैंने आंख उठाकर देखा तक नहीं। देखने से वो लड़के और भड़क उठते। मुझे मालूम हो गया था कि मुझसे कुछ ही दूर सड़क पर कुछ लड़के मुझे घूर रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा था कि मुझ पर एक और गाली दाग कर वहां से चल देंगे और फिर शायद मैं उनकी तरफ देख सकूंगा। मुझे उन लड़कों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वह लॉन भी मेरे अपने घर का नहीं था। मेरा घर उस इलाके में नहीं था। मैं नहीं जानता था कि मैं उस इलाके में क्या कर रहा था। शायद वह गाली खाने के लिए ही मैं वहां जाकर बैठा था। गाली की चोट अभी भी चुप नहीं हुई थी। कोई चीज मेरे माथे पे ऐसी लगी जैसे किसी ने निशाना बांध के मारा हो। मैंने माथे को छुआ, एक खराश उभर कर आई। शायद कुछ खून भी फूट पड़ा था। खराश पर नमकीन से खुजली होना शुरू हो गई थी। कुछ दूरी पर मुझे एक गेंद नजर आई। उसे उठाने के लिए जब मैं उठा तो लंगड़ी कुर्सी लुढ़क गई। गेंद उठाकर मैंने लड़कों के झुंड की तरफ देखा तो मुझे दांतों का एक झुंड नजर आया। वह सब हंस रहे थे। उनकी हंसी बेआवाज थी। मैंने गेंद उनकी तरफ फेंकने के लिए हाथ उठाया तो उस झुंड में से एक लड़का भाग निकला। मुझे लंगड़ी कुर्सी को सीधा कर उस पर फिर बैठ जाना चाहिए था, लेकिन मैं उन लड़कों की तरफ बढ़ गया। वे सब इधर-उधर बिखरने लगे तो मैं खुश हुआ। अंदर से मैं अब भी काँप रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि उनके पास पहुँचकर मैं क्या करूँगा, क्या कहूँगा। मैं अब सर झुकाए उनकी तरफ बढ़ रहा था। उनके पास पहुँचकर जब मैंने सर उठाया, तो उन बिखरते हुए लड़कों की बजाय मुझे 4-5 खुशपोश और बिफरे हुए आदमी नजर आए। मुझे लगा जैसे वो लड़के ही उन आदमियों में बदल गए हों। मैंने बोलना शुरू कर दिया। उन लड़कों ने मुझे हरामी बुड्ढा कहा, मुझे गेंद मारी जो मेरे माथे पर एक पत्थर की तरह लगा। उनकी गाली मुझे गोली की तरह लगी। एक लम्हे के लिए मेरी सांसें रुक गई थी। मैं बूढ़ा आदमी उस पीले लॉन में लंगड़ी कुर्सी पर बैठा, उनका क्या बिगाड़ रहा था? मुझे उनकी बदतमीजी पे हैरानी हो रही थी। ये कैसा ज़माना आ गया है? उम्र का कुछ तो लिहाज़ होना चाहिए। मेरी आँखें फूट जाती तो मैं क्या करता? ये खराश पता नहीं कब ठीक होगी। और दूसरी जो मेरे अंदर तक खिंच गई है वह, उन आदमियों के चेहरे कोरे थे। मेरी फरियाद उन्होंने सुनी ही नहीं थी। तो ये एक स्टोरी है लंगड़ी कुर्सी। नेक्स्ट है मोर्चे। जब मैं पार्क में पहुंचता हूं तो वे लोग कहीं और पहुंच चुके होते हैं। कभी आंखें मूंदे और सर झुकाए यूं खड़े होते हैं जैसे ईश्वर से अमरता का वरदान मांग रहे हों। कभी ओम के आह्वान से आकाश को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। कभी खुद आकाश की तरफ उड़ जाने की बेहुदा कोशिश कर रहे होते हैं। कभी पैरों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों से छू लेने के लिए छटपटा रहे होते हैं। कभी अपने बलोच गर्दनों को घुमाने के लिए और आगे पीछे झुकाने में जुटे होते हैं। कभी अपने हाथों के तोता बनाकर उड़ान में खोए हुए, कभी एक सामूहिक रुंदन या कह-कह से अपने फेफड़े और मन को साफ और हल्का करते होते हैं, और कभी राष्ट्रगान से अपने सामूहिक व्यायाम का समापन। पार्क में पहुंचने का मेरा वक्त इधर-उधर होता रहता है। इसलिए वे कभी कुछ करते दिखाई देते हैं, कभी कुछ। उनका पूरा व्यायाम मैंने देखा नहीं, देखना चाहता हूँ। कई बार सोचा कि किसी दिन कहीं खड़े होकर शुरू से आखिर तक देखूं, लेकिन फिर ख्याल आ जाता है कि उन्हें बुरा लगेगा। वे पार्क पर इस तरह से छाए होते हैं जैसे उसके मालिक हों, इसलिए मैं भी उनके ध्यान में कोई गुस्ताख खलल डालने से घबराता हूँ। मुझे अंदेशा लगा रहता है कि उन्हें उनके बारे में मेरी छुपलुकी जिज्ञासा भी नागवार गुजरती होगी। अगर मैं भी उन सब की तरह बूढ़ा ना होता तो शायद खुलकर उनकी हरकतों का जायजा ले सकता था, खुलकर उन पर हंस सकता था, उनके बुढ़ापे और उनके खिलाफ उनके मोर्चे का मखौल उड़ा सकता था। तब शायद मुझे ये चिंता ना होती कि वे मुझे अपनी ओर घूरता देख क्या सोचेंगे। तब शायद मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मुझे देखकर या वैसे भी उनके मनों में क्या-क्या ख्याल उठते होंगे। बूढ़ों के ख्याल और खौफ की कल्पना बूढ़े ही कर सकते हैं, या फिर किसी हद तक बच्चे। सो मैं उनसे दूर से ही दबी आंखों से देखता हूँ, जमकर या नजर जमाकर नहीं। कोशिश करता हूँ कि वे यही समझें कि मैं अपनी सुस्त सैर में मस्त रहता हूँ। इस एहतियात के बावजूद ये खतरा मेरे मन में अटका रहता है कि किसी सुबह उनका सरदार मुझे अपने पास बुलाकर बुरी तरह कोसेगा। उनका सरदार उम्र और आबातोब में सबसे बड़ा नजर आता है।
एक टीले पे खड़ा हो उन्हें आदेश देता है। मैंने उसे साइमन का नाम दे रखा है, क्योंकि जो वह कहता है वही वे करते हैं। जो वह उन्हें करने के लिए कहता है वही पहले वह उन्हें करके दिखाता है। साइमन की तरह मैं भी सीधा और ज़्यादा देर तक नहीं देखता, उससे मुझे डर लगता है। और ये भी डर लगा रहता है कि किसी दिन वह उन सब के सामने पार्क में ही दम तोड़ देगा। उनके सामूहिक व्यक्तित्व की तस्वीर तो नहीं, एक मोटी-सी तफ़सील मैंने अपने मन में कुछ यूँ बना रखी है। वे सब 70 के ऊपर हैं, साहिबजादे हैं, संपन्न हैं, कुछ विधुर और विधवाएँ भी हैं, रक्तचाप, मधुमेह, गठिया वगैरह बीमारियों से किसी न किसी हद तक परेशान हैं। दाँत नकली होने के कारण गरम ग़ज़ा खाते हैं, ऊँचा सुनते हैं और कम देखते हैं, एक-दूसरे से ईर्ष्या और अपने बच्चों की शिकायतें करते हैं। अखबार-बिनी और सियासतदार के शौकीन हैं, धार्मिक और देशभक्त हैं, कमोबेश बेईमान हैं और अपने किए-जिए पे मुग्ध। ये सारे गुण मुझ में भी हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अपने किए-जिए पर मुग्ध नहीं, इसीलिए शायद मैं अभी तक उनमें शामिल नहीं हो सका। वैसे मेरा ख़्याल है कि उनका सरदार मुझे मंज़ूरी नहीं देगा। एक ही निगाह से भाँप लेगा कि व्यायाम में मेरी कोई आस्था नहीं। उनसे कुछ कुछ ही दूरी पर एक छोटी-सी टोली और भी अक्सर व्यायाम करती है। उनमें सिर्फ 3 लोग होते हैं, 1 औरत, 2 मर्द। जब भी मैं पार्क में पहुँचता हूँ, तो उनमें से कभी एक उनके अड्डे पर बैठा, बाकी 2 का इंतज़ार कर रहा होता है। कभी 2 तीसरे का, तो कभी उन तीनों में से एक भी नहीं होता। तब मैं उनके इंतज़ार में इधर-उधर डोलता रहता हूँ। उनका व्यायाम बहुत ही अव्यवस्थित होता है। उनका कोई सरदार नहीं, तीनों मनमानी करते दिखाई देते हैं। कभी-कभी तो साफ लगता है कि वह बड़ी टोली वालों की हरकतों की नकल उतार रहे हैं। शायद वे तीनों भी इससे पहले बड़ी टोली में ही रहते होंगे और अपनी बेकायदा हरकतों के कारण वहाँ से निकाल दिए गए होंगे और तब से अपनी अलग टुकड़ी बनाकर बड़ी टोली की नकल उतार रहे हों। वे तीनों बड़ी टोली वालों की अपेक्षा कम संपन्न, कम आत्ममुक्त, कम बेईमान, कम दुनियादार, कम बीमार नज़र आते हैं। बड़ी टोली वाले जब उछल रहे होते हैं, तो ये रेंगना शुरू कर देते हैं। जब वो रो रहे होते हैं, तो ये गाने लगते हैं। जब वह झूठा सामूहिक कहका लगा रहे होते हैं, तो इन्हें सचमुच में हँसी आ जाती है। जब वे राष्ट्रगान में मस्त होते हैं, तो ये कोई फ़िल्मी गाना छेड़ देते हैं। मैं सोचता हूँ कि किसी दिन किसी कमज़ोरी के तहत मुझे अपनी अकेली सुस्त सैर छोड़कर किसी टोली में शामिल होना पड़ा, तो मैं छोटी टोली को ही चुनूँगा। वैसे मुझे खतरा है कि कुछ ही दिनों बाद मैं उससे भी निकाला जाऊँगा। कारण यह है कि मुझे किसी पैरोडी में आस्था नहीं। अगर मुझ में हिम्मत हुई तो मैं उन दोनों टोलियों से अलग अपने छोटे से टीले पे अपना एक अलग अड्डा बना दूँगा। फिर एक दिन दोनों टोलियों वाले मिलकर मुझ पर पिल पड़ेंगे और पार्क के बाहर धकेल देंगे। इन सब खतरों में ख्वाहिशों का कितना अनुपात है, ये मैं नहीं जानता। तो इस वाह! थर्ड एक है बुझाव। उस आदमी का चेहरा मुझे जिस चेहरे की याद दिला रहा है, वह मेरी विस्मृति के अंधेरे में खोया हुआ है। मैं उसकी आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ मुझे किसी आवाज़ की याद नहीं दिलाती। अगर किसी तरह मुझे उसका नाम मालूम हो गया होता, तो शायद ही मैं उसे पहचान पाता, उसके साथ अपने खोए हुए संबंध तक पहुँच पाता। वह घूर मुझे रहा है, बात उस बुझी हुई औरत से कर रहा है, जिसकी मूक शिकायतों का निशाना मैं हूँ। मैं उस औरत को जानता नहीं, लेकिन उसकी आँखों का दावा है कि मैंने उसे धोखा दिया है। उसे इधर से भी तोड़ दिया है, उधर से भी। और अब उसे ना जानने का ढोंग रचकर अपने जुर्म से इनकार कर रहा हूँ। ये सब उसके मुँह से नहीं, उसकी आँखों से फूट रहा है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर मैं उसकी आँखों की ज़ुबान समझता हूँ, तो मैं उसे जानता भी होऊँगा, या कभी ना कभी मैंने ज़रूर उसे खूब और अच्छे से जाना होगा। हो सकता है मैंने उसे धोखा दिया हो, उसे इधर से भी तोड़ दिया हो, उधर से भी, और अब उसे न जानने के बहाने उसकी मार से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आँखें उससे पूछती हैं, वह बताती क्यों नहीं कि मैंने उसे क्या धोखा दिया है और किस आलम में और कब, कि इधर और उधर से उसकी मुराद क्या है और मुझसे चाहती क्या है, कि वह मेरी है कौन, कि वह आदमी कौन है, कि आखिर सारा बखेड़ा क्या है। उसके चेहरे से मुझे पता चल जाता है कि उसे मेरी आँखों की ज़ुबान नहीं आती, जिससे मुझ पर साबित हो जाता है कि वह मुझे नहीं जानती, कि वह सिर्फ़ उस आदमी को जानती है जो घूर मुझे रहा है, बात उसके साथ कर रहा है। उसकी बात अब मुझे सुनाई देने लगी है। अभी तक सिर्फ दिखाई दे रही थी, क्योंकि मेरा सारा ध्यान उस बुझी हुई औरत की आँखों में डूबा हुआ था। मैं सुन रहा हूँ कि वह आदमी उस औरत को समझा रहा है।
कि उसकी शिकायतें बेकार हैं, कि मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा, कि मैं उसे बिल्कुल भूल चुका हूँ। इसलिए उससे पूरी तरह से आज़ाद हो गया हूँ, कि उसे मेरा भरोसा छोड़ देना चाहिए, कि उसे उस आदमी का दामन पकड़ना होगा, कि वही उसे इधर से और उधर से फिर जोड़ सकेगा, मेरे दिए हुए धोखे के घाव को भर सकेगा, उस औरत को फिर से जिला सकेगा। ये आश्वासन उस आदमी की आँखों से नहीं, उसके मुँह से फूट रहे थे। उसकी आँखों से सिर्फ़ हिकारत फूट रही थी, जिसका निशाना मैं हूँ। उस औरत की आँखें कह रही थी कि मैं अगर अब भी स्वीकार कर लूँ कि मैंने उसे धोखा दिया है, तो मुझे माफ़ कर देगी और उस आदमी को रद्द कर देगी। एक क्षण की डगमगाहट के बाद उसकी पेशकश को मैं ठुकरा देता हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, फिर से किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहता। तो हाँ, ये इतना। वाह! हुँ, वाह! काफ़ी अलग टाइप का, मतलब बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव। रैंडमनेस और प्योर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस वाला। एग्ज़ैक्टली। हाँ, और मुझे बहुत बहुत अलग-अलग टॉपिक्स पे अलग-अलग तरीके से लिखा गया है। मतलब ये जो तीनों लेख थे, हाँ, हुँ, ये तीनों लेख ही इनकी वैरायटी बताता है लिखने की। हाँ, मतलब लंगड़ी कुर्सी में जैसे उन्होंने ऑब्जर्वेशन वो जो किया कि बच्चों से लेके बड़े, और कैसे उनको गाली, और गाली उनके अंदर तक कैसे गई। एक ऑब्जर्वेशनल जो इनकी नज़र है, हुँ, ये नज़र बहुत ही, मतलब ऐसे मैंने ज़्यादा और कोई लेखक पढ़े नहीं है जो इस तरह का, क्योंकि लगता है कि कॉमेडी भी कर रहे हैं, बट देन कहीं न कहीं ये एक अब्सर्डनेस में चला जाता है। हुँ, कि जैसे ये मोर्चे वाले में काफ़ी कॉमेडी है, पर उसमें भी उनके जो ऑब्जर्वेशन है उन ग्रुप्स के बारे में, दे आर वेरी क्लोज टू रियलिटी। हुँ, मतलब द एब्सर्डिटी ऑफ द एंटायर सिचुएशन वेयर ही सेज कि शायद मैं दोनों टोलियों को जॉइन ना करूँ, मैं अपनी टोली बना लूँ। हाँ, मेरा एक सवाल है, मुझे तीनों में ऐसा लगा कि तीनों किसी चीज़ के बारे में है, लेकिन अल्टीमेटली तीनों के तीनों पीस, या जो भी इनकी राइटिंग हमने अभी सुनी, इज़ अबाउट हिमसेल्फ। वो अपने बारे में लिख रहे हैं। ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट, क्योंकि उनकी नज़र से हम सीन देख रहे हैं, एंड उसकी उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं सारी। तो ये, या तो ये आदमी की ये नेचर कब होती है ऐसी कि वो सिर्फ देखता है, और लेकिन अपने को उसमें डालकर, जैसे वो अभी लेडी वाली जो हमने पढ़ा, कौन सा बुझाओ। था, बुझाओ, उसमें ही हैज़ बिकम द प्रोटैगनिस्ट, एंड वो दोनों साइड कैरेक्टर हैं। वेस्ट में तो इसी तरह की ज़्यादातर लिटरेचर में इसी तरह का होता था ना कि एक पॉइंट ऑफ व्यू हुँ, से आप चीज़ें देख रहे हो। इवन स्ट्रेंजर भी आप पढ़ोगे एल्बर्ट कामू हुँ, की, तो उसमें भी हाँ, इसी तरह का स्टाइल है कि वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। और दूसरी बात इसमें वो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसके अंदर किसी तरह की भावुकता नहीं है, जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग हुँ, लगती है। तो ये ना तो एक उसको कुछ अच्छा बता रहे हैं, हुँ, ना पूरा लाइफ हुँ, एज़ इट इज़ एंड समबडी हू हैज़ रिज़ाइन्ड इन अ हुँ, गुड हुँ, वे। हुँ, एक हुँ, हुँ, काफ़ी मैटर ऑफ फैक्ट हाँ, बातें हैं। जब आप रिज़ाइन कर लो तो एक बहुत पीस मिल जाती है आपको दिमाग में। हुँ, हुँ, रेज़िग्नेशन हुँ, का एक बहुत ज़बरदस्त पीस होता है, जब आप एब्सर्डिटी लाइफ़ की और पूरी तरह से आप देख लो कि किसी चीज़ का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये जब हुँ, देख रहे हैं हुँ, इसका कोई पॉइंट नहीं, वो लड़की देखे, नहीं देखे बट एक मतलब हुँ, एक उसके अंदर भी उनका एक इन्वॉल्वमेंट है भी, नहीं भी। हुँ, लेकिन हुँ, उनको एट द एंड पता है कि कोई किसी चीज़ का वो नहीं है, कि कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है। तो वहाँ से ये हुँ। राइटिंग आती है तो इसमें वो एक पर्सपेक्टिव मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इनका। लाइक उनका पर्सपेक्टिव एज़ एन आउटसाइडर ही है। तीनों सिचुएशन में ही इज़ द आउटकास्ट। हाँ। ही इज़ द आउटकास्ट इन मोर्चा, जहाँ पे वो देख रहे हैं, और और वॉयर लंगड़ी वॉयर कुर्सी वाली में भी गेज़ है एक तरह की। वॉयरिज़्म, हाँ, एग्ज़ैक्टली, वॉयर वाली काफ़ी। गेज़ है। हुँ, हुँ, हुँ। डिटैच्ड फ्रॉम द एक्चुअल हैपनिंग हाँ, इवन दो वो इन्वॉल्व्ड हैं उसमें। हाँ। एक्चुअली आपने इस लिख ही दिया तो ही इन्वॉल्व्ड हो गए एक तरह से। आप लिख रहे हो यही प्रूफ है कि यू आर वेरी मच इन्वॉल्व्ड एंड अफेक्टेड बाय दैट बट आपने मैकेनिज़्म लाइफ़ में जीने की ऐसी बना ली कि आपने उससे हुँ। भावुकता या फिर ओवरटली मेलोड्रामा या फिर वो सब दूर कर दिया। तो और ये एक तीनों इंसान में की ही वो हुँ। कुछ किसी से कुछ बोलते नहीं हैं। ही इज़ नॉट हाँ, टॉकिंग टू एनीवन। हाँ, हाँ। ये ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब ही माइट हैव बीन अ साइलेंट पर्सन इन लाइफ आल्सो, हाँ, एंड बीन अ ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ, जिसे बोलते हैं कि ऑब्जर्व करो लाइफ को। हाँ, ये ट्रू मीनिंग वही दिख रहा है मुझे, हाँ। ट्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ। बट एब्सर्डिज़्म पे हम जो आए, मुझे अब बताओ, क्योंकि मैंने बहुत नहीं पढ़ा है कामों को और एब्सर्डिज़्म के बारे में, तो मुझे थोड़ा-सा, अब भैया आपने पढ़ा है, अनंत भैया, और अनुराग हाँ। तुमने भी पढ़ा है, तो कोई मुझे समझाओ थोड़ा एब्सर्डिज़्म। और मुझे अनुराग लगता है बोलो। श्रोताओं को आप भी, बताओ पहले मैं तो बड़ी अब बेसिक श्रोताओं सी को है। भी पता नहीं यार होगा, यार मेरी तो तो बहुत बेसिक उनके सी लिए। अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगता है हुँ, कि हुँ, अंदर जाके देखेंगे किसी भी चीज़ में तो इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी मीनिंग।
मतलब लाइफ अगर हैज आप नो किस मीनिंग वाला नहीं, अगर ये। आप किसी भी चीज़ को एनालाइज़ करेंगे और हम्म, उसकी परतें उतारते जाएँगे, तो उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। लाइक देयर इज़ नो रिदम और राइम टू एनीथिंग दैट इज़ हैपनिंग। आपकी ज़िंदगी में क्यों बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है या अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है? हम्म, या क्यों लोग मर जाते हैं या क्यों पैंडेमिक आ जाता है, एकदम से कोरोना क्यों आ जाता है? हम्म, इसका कोई रीज़न नहीं है, ऐसा आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं किसी चीज़ से। हम्म, तो उसी चीज़ को कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ लोग यूनिवर्स मान लेते हैं, कुछ लोग कायनात बोल देते हैं। हम्म, अ, और यही जो चीज़ है मतलब ये एब्सर्ड है और एब्सर्ड जो है वो उसकी एक सुंदर बात ये है कि वो अ, भेदभाव नहीं करता है, हम्म, ठीक है? एब्सर्ड सबके लिए एब्सर्ड है और हम्म, एब्सर्ड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब आप जा रहे हैं, चलते-चलते आपको गाड़ी ने मार विच दिया, इज लाइक रियल लाइफ। आप मर एग्ज़ैक्टली ज़िंदगी एब्सर्ड है। हाँ, एंड अगर आप देखेंगे, तो आप इसमें एक तरीके से अकेले हैं। लाइफ़ इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा केओस है, हम्म, जिसमें आपको छोटे-छोटे पॉकेट्स जो हैं हम्म, मीनिंग के मिल सकते हैं और वो मीनिंग वो होता है जो इंसान अपने लिए खुद बनाता है। इसका एक कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है लाइफ़ का। ऐसा एब्सर्डिज़्म में बोला गया ट्रू। है। नहीं ऐसा लेकिन एब्सर्डिज़्म में बोला गया कि इसका मीनिंग कोई लाइफ़ का नहीं है, हम्म, लेकिन इसको एक मीनिंग दे सकते हैं अपनी तरफ से। ये एक जीने का मैकेनिज़्म है। एक्चुअली इन्होंने सही कहा बिल्कुल। तो उसी में मैं यही जोड़ना चाहता हूँ कि फिर अगर ऐसी फिलॉसफी है तो इसका मतलब तो ये है कि इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग फिलॉसफी कि हम्म, किसी भी चीज का कोई पॉइंट नहीं है। तो बेस्ट थिंग इज टू बी लेजी, देन डोंट डू एनीथिंग इन लाइफ। लेकिन लेकिन जो कि मैंने मिसरेड रेड किया था इसको जब मैं 21 का था, तो मुझे बहुत अच्छा, डिप्रेसिव फिलॉसफी लगने लग गई। तो हम्म, मैंने कहा कि जब कुछ मतलब नहीं तो कुछ करूँ क्या। हाँ, तो मैं लाइक बड़ा सैड हो गया सुन के ही। मैंने कहा यार ये क्या पॉइंट है भाई निहिलिज्म और इन सब का। लेकिन मैं धीरे एक्चुअली इसका सेकंड, ये तो एक फर्स्ट अवेयरनेस है। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मैं सब चीजों का मिक्स बता रहा हूँ। बहुत सारा फिलोसफी है उसका। तो दूसरा जो वो है अगर सब चीजें मीनिंगलेस है अगर लाइफ में, तो फिर ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है एक्चुअली। ये तो डिप्रेसिंग थॉट नहीं बल्कि एक बहुत ही सेलिब्रेटरी वो थॉट है, सेलिब्रेशन का थॉट है। तो इसमें अगर सब चीजें मीनिंगलेस है तो आप लाइफ में फिर पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। तब चीजों का मीनिंग खत्म हो जाता है तो एक प्ले शुरू हो जाता है। तो उसमें आप प्योरली वो परस्यू कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है वो चीज। और ये बात एकदम तुमने सही बोली हाँ, क्योंकि ये थॉट शुरुआत में बहुत डिप्रेसिंग है बिल्कुल। और ये इनफैक्ट मेरे ख्याल से हर हर जो सोचने वाला इंसान है, उसने कहीं न कहीं लाइफ़ की मीनिंगलेस को एनकाउंटर किया है हुँ, और उसका पहला रिएक्शन यही होता है कि इट इज़ अ वेरी डिप्रेसिंग थॉट। जब आप रियलाइज़ करते हैं कि किसी भी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है, तो जैसे अल्बर्ट कामू ने मिथ ऑफ सिसिफस शुरुआत ही इस बिल्कुल। बात पे करी है कि इफ वी assume that the world is meaningless, then there's only one real philosophical problem to debate about, and that is if you commit suicide or not. सुसाइड या हुँ, कि ये आप पढ़ा है। अगर ज़िंदगी मीनिंगलेस ही है, तो आप जियो क्यों? राइट? हुँ, एंड देन अगर आप वो किताब पढ़ेंगे तो देन ही मेक्स अ पॉइंट थ्रू द नेक्स्ट 40 पेजेस कि क्यों सुसाइड इज़ रॉन्ग फिज़िकली, मॉरली, एथिकली, इन अच्छा, एवरी वे पॉसिबल। हुँ, और क्यों ही बिल्ड्स अप अ केस फॉर लिविंग। लिविंग एंड इनफैक्ट कोई भी अगर डिप्रेशन से गुजर रहा है या कोई भी सुसाइडल थॉट से गुजर रहा है तो मैं तो बिल्कुल सजेस्ट करता हूँ कि यार एक बार मिथ ऑफ सिसिफस पढ़ लो। 40 पेज का एस्से हुँ। है, लेकिन जिंदगी जीने की एक होप दे देगा वो। लेकिन मैं ये बोलता हूँ जब मीनिंग नहीं है तो फिर जीने में प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम तो ये हो जाता है कि मीनिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जैसे बॉलीवुड में आप चले गए, तो बॉलीवुड में अरे ब मुझे तो बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना है, तो नहीं बना तो मैं मर जाऊँगा, सुसाइड कर लूँगा। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ मेरा, तो आपको हाँ, लगता है वही उसी में सारा मीनिंग है। जब आप हर चीज़ को हुँ, मीनिंगलेस देख लेते हो, तो आप पूरी तरह से फ्री हो सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। तो ये मीनिंग होना एक ये डिप्रेसिंग थॉट है।
ये या ये 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 बात एडवांस है। स्टेज है एब्सर्डिज्म की, हाँ, ठीक है? बिल्कुल। जो हम बात कर रहे हैं हुँ। वो फिर एक्जिस्टेंशियलिज्म में आ जाता है। हाँ, मतलब हाँ। हाँ, वो 3 जो बोलते हैं ना 3 स्टेजेस हैं, शुरुआत होता है एक्जिस्टेंशियलिज्म से, उसके बाद इंसान निहिलिस्ट हो जाता है। जब उसे हुँ, लगता है कि अरे ये तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो निहिलिज्म में डिप्रेशन है, और उसके बाद एब्सर्डिज्म इज़ अ फिलॉसफी व्हिच लीड्स टू अल्टीमेट हैप्पीनेस। ट्रू। हुँ। जब आप रियलाइज़ कर लेते हैं कि हाँ, सब कुछ ही एब्सर्ड है, तो फिर आप सेलिब्रेट करते हैं। हुँ। क्योंकि फिर अब देन ऑप्शन क्या है, मतलब देखो मतलब मुझे तो जितना समझ में आता है कि लाइफ़ है या नहीं है, तो मुझे तो जीने में मज़ा कुछ ना कुछ में, अगर एक भी चीज़ में अगर मज़ा आ रहा है तो व्हाई नॉट? जी लेते हैं, मतलब इसमें बुराई क्या है? तो अगर जैसे एब्सर्डिज़्म भी है या फिर निहिलिज़्म है, ये मुझे भी आया था डिप्रेसिव थॉट, मुझे तो एफटीआई में आया था इंसिडेंटली, जब मैं वहाँ पे अपने सपनों का वो करने गया था कि मैं डायरेक्टर बनूँगा बिल्कुल, क्योंकि तब मैं मीनिंग लेके ढूँढ रहा था कि मीनिंग, 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 और फिर वहाँ पे जाकर मुझे जब रियलिटी से थोड़ा मेरा वास्ता हुआ, मैंने देखा यार बहुत मुश्किल होने वाला है और पता नहीं ये ठीक नहीं है, और फिर मीनिंग ही मुझे गलत लगने लगा। फिर मैंने कहा यार ये तो कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं क्या करूँगा। लेकिन उसके बाद वापस से जब मैंने फिर सारी दुनिया देख ली और मैंने अपना फिर जॉब छोड़ के वापस से जॉब किया, फिर वही समझ में आया कि मीनिंग नहीं है, कि ना ना जॉब करने में ज़्यादा मीनिंग है, ना फ़िल्म बनाने में ज़्यादा मीनिंग है, तो उसमें से वो चीज़ कर लो जिसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो जीने में मज़ा आ रहा है तो फिर कर लो वही चीज़। देखो, हुँ, सबसे बड़ा जो पैराडॉक्स है वो यही है कि लाइफ का मीनिंग नहीं है, और हुँ, अब मैं ऑब्वियसली मैं उस स्कूल से आता हूँ जब मैं सोचता हूँ कि कोई मीनिंग नहीं है। हुँ। लेकिन जब मीनिंग नहीं है, लेकिन तब भी इंसान की फ़ितरत ऐसी होती है कि हम तब भी मीनिंग खोजते हैं। हम अ, चीज़ों में पैटर्न्स खोजते हैं। यप, साइंस डज़ दैट। आई थिंक वो छोटा-मोटा मीनिंग पैटर्न निकाल के मज़ा आता है ना। अब जैसे आपने इवोल्यूशन का वो निकाल लिया पैटर्न कि देखो ऐसे-ऐसे करके ये बना, फिर ये बंदर हुआ, बंदर से हुँ, एप हुआ। तो ये एक पैटर्न आपने निकाल लिया, जो कि अब्सर्ड बात ये है कि वो बंदर था ही क्यों? बंदर आया ही क्यों? मतलब क्या ज़रूरत थी किसी को? कहाँ से आया वो? केमिकल रिएक्शन कैसे हो गया जहाँ पे वो पहला हमारा वो जो बन गया था अमीबा कैसे बन गया? तो वो अब्सर्ड है। उसके बाद पैटर्न आप देख सकते हो। अब हमारी बॉडी में कई चीज़ें हैं जो अब्सर्ड हैं, जैसे कुछ बॉडी पार्ट की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। मेल्स हैव निपल्स, अबे मुझे निप्पल क्यों है? ये अब्सर्ड चीज़ है। लेकिन उसमें पैटर्न है कि क्यों आया है ये अब हमें पता कर सकते हैं, क्योंकि एक ज़माने में इसका कुछ था यूज़, क्योंकि हम एक ही उससे निकले थे। तो वो मज़ेदार चीज़ है। मेरे ख़्याल से साइंस इसमें अगर आपको हेल्प करती है मीनिंग निकालने में, पैटर्न निकालने में, उसमें मज़ा है। हाँ, लेकिन वो पैटर्न जो है वो मीनिंग नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, इट्स नॉट द वो मीनिंग है। या। वो 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 एक आप कॉज़ एंड अटेम्प्ट है। इफ़ेक्ट की बात कर दिल रहे हो। बहलाने को गालिब ये ख़्याल अच्छा है। एग्ज़ैक्टली वही बात है ये। आई ये थिंक कुछ गालिब नहीं आल्सो वेंट थ्रू दैट। बिल्कुल, हाँ, तो नींद क्यों रात भर नहीं आती? वो पूरा का पूरा हाँ, उसका। वो नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी। रेस में करता है। कौन-सी मूवी थी वो? नहीं, अरे नहीं, हाँ, डेविल वाली, नहीं, नहीं, डेविल वाली सॉरी थी। वो किक में, डेविल किक में क्या? यार। किक में। नहीं तो वो तो उसमें तो बहुत सारे हैं ना ऐसे हुँ, एग्जिस्टेंशियल और वर्ल्ड सिनेमा के डायलॉग, उसमें वो भी तो बोलता है सलमान तारकोवस्की पे, हुँ। दिल में आता हो समझ में नहीं। अच्छा, तो और कोई इसमें कहानी में कोई ऑब्ज़र्वेशन बुझाव में वैसे जो लव स्टोरी है एक्चुअली, ये जो बुझाव, बुझाव है हाँ, वही मैं सेपरेशन की सोच रहा लव हूँ। स्टोरी है, बट वो दूसरी चीज चूज करता है मैं परेशान थोड़ा-सा होके। इस पे रिलेट कर रहा था, क्योंकि हाँ। क्योंकि मतलब अब ठीक है, लाइफ़ में होते हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, और लेकिन जिस तरह से उसमें वो गिल्टी का भाव आता है, आपके अंदर आता है, मुझे तो मतलब आया है, पर्सनली स्पीकिंग ऐसा आता है कि जब आपको लगता है कि एक रिलेशनशिप एक मोमेंट पर आ गई है कि अब नहीं हो रहा है, तो या तो आपको बोलना पड़ता है या सामने वाले को समझना होता है ऑटोमैटिकली। उस टाइम पे एक वो एक गिल्ट आती है कि यार ये अब क्या करूँ? करना तो है, लेकिन कैसे करें? तो इसमें इन्होंने जैसे वो लास्ट में बात बोली कि मैं बहुत थक गया हूँ, फिर किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहता। ये आई थिंक हम्म। वो खुद को अब उस गिल्ट से ही इज़ गेटिंग रिड ऑफ हिम। क्या पता ये लिख के ही मस्ट हैव गॉटन समथिंग आउट ऑफ हिमसेल्फ टू गेट ओवर समवन, और ऐसा गेट लगा ओवर द फ्लर्ट गिल्ट। कर करके परेशान हो गया कई लड़के से। हाँ, हाँ, वैद जी तो बिल्कुल लग रहा है। तो वो जो ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं परेशान हो गया फ्लर्ट इन चीजों से, डेटिंग और इनसे। मैं टिंडर विंडर यूज कर रहा था 28 हाँ, 29 पे।
तो अच्छा, मैं एक पॉइंट पे मैंने कहा यार वही सेम चीजें शुरुआत होती हैं वैसे ही एंड होता है, वही क्या स्मॉल टॉक। वही हाँ, स्मॉल टॉक से मैं ये म्यूजिक सुनता हूँ, ये फिल्म में मैं हाँ। क्या ही ये नॉनसेंस तो हर किसी को नई मैं कहानी वही बताओ सेम एंड में बस टेम्पलेट। यही बोला हुँ। अनइंस्टॉल करते टाइम मैं बहुत थक गया हूँ फिर किसी बंदे में नहीं पढ़ना चाहता। अभी मैं ये सोच के परेशान हो जाता हूँ किसी से, अब तो खैर करता भी नहीं, लेकिन कि कोई फ्लर्ट हुँ। कैसे करे यार, कितना बोरिंग काम है, बहुत वेरी बोरिंग, मेहनत है, बहुत टाइम वेस्ट है यार, टाइम मैंने ये वेस्ट है, देखा। मेहनत है, इट्स सो प्रेडिक्टेबल। ये भी बताना चाहूँगा अपने श्रोताओं को कि अनुराग पोएट हैं, अनुराग किताबें लिख चुके हैं। और अनुराग की किताबें अमेज़न पे मौजूद हैं। अनुराग बताना चाहोगे किताबों के हाँ, नाम? हाँ, तो मैंने 2 बुक्स लिखी हैं, तो एक तो पोएट्री कलेक्शन है, लव इन द हुँ। टाइम ऑफ पोकेमॉन, वो फर्स्ट है। दूसरा हुँ। है अभी रिसेंटली मैंने पब्लिश की है, आई लव यू बट ओनली ऑन वीकेंड्स। वो डेटिंग स्टोरीज़ के बारे में, तो दोनों काफ़ी, इंग्लिश में लिखी हैं? दोनों इंग्लिश में। अच्छा, तो ये डेटिंग स्टोरी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, अच्छा, ओके। तो पढ़ोगे और तो उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ लगेगा मेरे हिसाब से। पर्सनल एक्सपीरियंस होगा मिक्स उसमें है भी? काफ़ी पर्सनल फैंटेसी का, बट हुँ, ज़्यादातर हुँ। पर्सनल ही है। एंड दे आर हाँ, बोथ ऑन अमेज़न। हम लिंक डाल देंगे हाँ, अमेज़न नीचे, पे है दोनों। डिस्क्रिप्शन में तो वो लिंक तो डाल देंगे। ई-बुक की तरह अवेलेबल है, कूल। आई लव यू बट ओनली ऑन वीकेंड्स। तो मुझे लगता है अभी ओके, कंटेम्परेरी जनरेशन काफ़ी रिलेट कर सकेगी उससे। तो मैं हिंदी तो पोएम भी लिखता हूँ बीच-बीच में, अच्छा। तो इसमें ओनली ऑन वीकेंड्स। ओनली ऑन वीकेंड्स, कभी श्रावण के दिनों में और जब हाँ, तो एनीवेज़ तो एक पोएम सुनाता हूँ अपनी लिखी हुई, चटपटी सैडनेस। हाँ। चटपटी सैडनेस, एयरलाइन की कन्वीनियंस फी की तरह अचानक कहाँ से आ जाती हो पता नहीं। दिमाग का दही हाँ का नहीं, कहीं का कहीं क्यों कर जाती हो पता नहीं। चोली के पीछे, चुनरी के नीचे भी वही है, तकिए के नीचे, स्मार्ट टीवी के रिमोट के नीचे भी वही है। बियर की बोतल में तैरती हुई, साबुन पे चिपक के शरीर पे फैलती हुई, कुरकुरे के पैकेट में, लिवाइस की जैकेट में, मच्छर मारने के रैकेट में, हर तरह के इनकम ब्रैकेट में। अंबुजा सीमेंट की दीवारों पे, मोदी जी के नारों पे, देश के बेरोज़गार आवारों पे, शादीशुदा अब तो इवन कुँवारों पे। पान की पीक पे, सक्सेस की पीक पे, लूज़र की चीक पे, वीडियो की लीक पे, नवरात्रों के वीक पे, सिनेमा हॉल के पॉपकॉर्न में, एक्स वीडियोज़ की रशियन पॉर्न में, शाम 6 बजे के ट्रैफिक हॉर्न में, हाई एंड बार के गार्लिक प्रॉन में, मॉल के मेटल डिटेक्टर की आवाज़ों में, खुलते बंद होते लिफ्ट के दरवाज़ों में, सस्ते म्यूज़ियम के नकली पिकासो में, रेडियो पे लव गुरु की बकवासों में, विक्रम बेताल की तरह, बीवी के सवाल की तरह, कहीं भी, कभी भी, क्यों आ जाती हो पता नहीं। हर जगह इन्फेक्शन फैलाना ज़रूरी है क्या? उदासी का इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है क्या? एक दिन तो चैन से जीने दो, बिना जीएसटी की बियर पीने दो। चुपचाप आओ, चुपचाप चली जाओ, हो सके तो इन्फॉर्म करके आना। तुम्हारी अचानक एंट्री से हो जाता हूँ फ्रीज़। बहुत ऑकवर्ड हो जाता है यार लोगों के बीच। पर जब तुम नहीं होती हो तो भी सूनापन-सा लगता है, बिना लाइक वाले फ़ेसबुक पेज का अकेलापन-सा लगता है, पता नहीं क्या मैडनेस है। शायद ये बोरिंग उदासी नहीं कोई चटपटी सैडनेस है। सो वाह! या वाह! ये बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मज़ा। बहुत काफ़ी बढ़िया। इसमें इस एक्जिस्टेंशियलिज़्म तरह भी की है। इस तरह की कविताएँ मैं वैद जी की झलक दिखी मुझे इसमें, काफ़ी हाँ, मुझे भी। एब्सर्डिज़्म। परेशानियों में ऑब्ज़र्वेशनल। इरि हुँ। हाँ, लाइफ़ से अनॉयड होके कभी-कभी। ये एक्चुअली राइटिंग एक मीनिंग निकालने का ही तरीका है। हुँ, एग्ज़ैक्टली। आप हुँ। अपनी मेमोरीज़ पे, अपने प्रेज़ेंट पे, तो अगर आप कुछ भी क्रिएटिव कुछ करते हो तो मुझे लगता है आप ये तो मीनिंगफुल मान होता ही है। लोगे कि मीनिंगलेस है, बट हुँ। उसके थ्रू आप कोई ना कोई अपना ही एक अजीबो-गरीब मीनिंगलेस मीनिंग भी क्रिएट कर सकते हो। तो वो क्रिएटिविटी में वो आपको हेल्प करता है मेरे हिसाब से। वही। चलो ठीक है, इसी बात पे खत्म करते हैं आज। अनुराग की किताबों के लिंक हम शेयर कर देंगे पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। बहुत-बहुत थैंक यू अनुराग, हमें जॉइन थैंक करने के लिए, हमारे लिए पढ़ने के लिए। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। बहुत मज़ा आया। आप लोग जहाँ पे भी ये सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप एप्पल पॉडकास्ट या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे सुन रहे हैं, तो हमें रिव्यू छोड़ सकते हैं 5 स्टार देने के बाद। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो और यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अब तो सब्सक्राइब कर ही लो यार। और मुझे तो मन हो रहा है कि एक बार फिर से अनुराग को बुलाया जाएगा।
अब अनुराग तुम्हारा मन होगा तो बिल्कुल 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 पहले ऑडियंस से देख लेते हैं उनको, हो सकता है वो डिमांड करें बैन करने की चाइनीज प्रोडक्ट और अनुराग को बैन करो। तो चलो देखते हैं। एनीवेज यार, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू गाइस। ओके ओके ऑल राइट, ओके बाय मिलते हैं। बाय, बाय गुड बाय। नाइट।